बीती रात मुंबई के एक मॉल में अचानक आग लग गई जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। आग ड्रीम्स मॉल की तीसरी मंजिल पर लगी जहां एक अस्पताल चलाया जा रहा। अचानक लगी आग की वजह से 78 लोग फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। मॉल की कांच की इमारत में काफी दूर से आग की लपटें दिखाई देने लगी। मॉल के अंदर धुआं भरता जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों का दम घुटने लगा। फायर ब्रिगेड ने फौरन बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए सनराइज अस्पताल में फंसे मरीजों को निकालना शुरू किया। सबसे पहले अस्पताल से बुजुर्ग मरीजों और महिलाओं को बाहर निकाला गया। छोटी बड़ी कई एम्बुलेंस पहले से तैयार रखी गई। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट से नीचे उतारते ही मरीजों को एम्बुलेंस में चढ़ाया जाने लगा। निकाले गए मरीजों को मुलुंड के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाने लगा। एम्बुलेंस की कमी भी इस मौके पर साफ दिखी। एक मरीज को तो ऑटो में बिठाकर ले जाने की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। आग इतनी भयानक थी कि लपटें सुबह तक अस्पताल से दिखाई देती रहीं। ऊंचाई से ली गई कुछ तस्वीरों में पूरा मॉल ही एक आग के गोले की तरह दिखने लगा। तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं और ये जो आग है वो अभी भी लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम घटना के 12 घंटे बाद भी ये बोलने की हालत में नहीं थी कि बिल्डिंग के अंदर कितने लोग फंसे हैं। अभी पूरा सर्च करेंगे। अभी हमारा फायर फाइटिंग भी पूरे तरह जोरों से पूरा फायर फाइटिंग चल रहा है। अभी भी बिल्डिंग के अंदर सेंटर में फायर है। न्यूज 18 की टीम जब मॉल के अंदर पहुंची तो वहां सब कुछ आग में झुलसा हुआ दिखा। राख और धुआं फैला हुआ दिखा। इसके अलावा मॉल की तमाम दुकानों पर कालिक जमी दिखी। आप देख सकते हैं कि फायर फाइटिंग का जो काम है वो अभी भी जारी है। कुछ यहाँ पर मोबाइल की दुकानें हैं जहाँ पर आग लगी थी रात में। आग की खबर मिलते ही नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया। मुंबई की मेयर तो देर रात ही मौके पर पहुंच गई और घटना की जांच के आदेश भी दे दिए गए। आग में केवल अस्पताल ही नहीं बल्कि शॉपिंग मॉल की दुकानें भी बुरी तरह जल गईं। इसीलिए सवाल खड़े होने लगे कि आखिर एक शॉपिंग मॉल के अंदर अस्पताल कैसे बन गया। कार्रवाई होनी चाहिए। मॉल के ऊपर हॉस्पिटल को परमिशन कैसे दी जाए? मेयर तो क्या, मुंबई के नगर निगम बीएमसी के अधिकारी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ये मॉल के अंदर कोविड हॉस्पिटल कैसे बन गया? नहीं, वो रिपोर्ट आने के तब तक मैं बता नहीं सकता। बड़ी लापरवाही मॉल के इंतजामों में भी दिखी। तीसरे फ्लोर पर बने इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते पर कबाड़ भरा हुआ दिखा, जिसकी वजह से फंसे हुए लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। जो इमरजेंसी गेट है वो पूरी तरीके से, जो सीढ़ियां हैं वो कचरे, फर्नीचर और टूटे फूटे सामानों से भरी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पहले ही बीएमसी ने मुंबई के सभी शॉपिंग मॉल में फायर ऑडिट किया था। ड्रीम्स मॉल का नाम बीएमसी की उस लिस्ट में था जहां इंतजाम नाकाफी पाए गए थे। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद इस अस्पताल पर सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए। घटना वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने अफसरों से बात की और ये बताया कि कोरोना संकट के दौरान अस्पतालों की कमी होने के कारण इस मॉल में अस्पताल खोलने की इजाजत दी गई थी। टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। जबकि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे बड़ी लापरवाही बता दिया और मॉल में अस्पताल चलाने की परमिशन देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। विशेष रूप से बीएमसी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी को भी परमिशन मिल जाती है, कैसी भी परमिशन मिल जाती है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी ये बीएमसी को भी लेनी पड़ेगी, सीएम साहब को भी लेनी पड़ेगी और सरकार को भी लेनी पड़ेगी। बात की एक बात यह कि मुंबई के जिस अस्पताल में आग लगी वो सनराइज ग्रुप का है। दिल्ली, कोच्चि समेत देश में आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल इस ग्रुप के। ये बात सनराइज ग्रुप ने अपनी वेबसाइट पर बड़े गर्व से बता रखी है कि ये एशिया के चुनिंदा अस्पतालों में है जो शॉपिंग मॉल के परिसर में। अब इसी बात पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि शॉपिंग मॉल में अस्पताल खोलने की मंजूरी क्यों दी। हैरानी इस बात पर भी जताई जा रही है कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मॉल में आग से सुरक्षा के इंतजाम की जांच करने वाले दमकल विभाग ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। बिहार विधानसभा में विधायकों से हुई मारपीट के विरोध में आरजेडी के बिहार बंद का कई जिलों में असर देखने को मिला। पुलिस को ज्यादा अधिकार देने वाले एक बिल के विरोध में हाल ही में विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद कई विधायकों पर सख्ती बरती गई थी। और उसी घटना के विरोध में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राज्य की कई सड़कों पर आगजनी की और उन्हें जैम कर दिया। हाजीपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में पार्टी के कार्यकर्ता रास्ते को बंद कर वहां टायर जलाते दिखाई दिए। इसकी वजह से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बीच सड़क पर ही नीतीश सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसी तरह की तस्वीरें वैशाली जिले की कई जगहों से सामने आई। एक इलाके में तो प्रदर्शनकारी हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सड़क पर ही लेट गए। उन्होंने वहां आगजनी भी की, जिससे हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पूरी तरह जैम हो गया।
आरजेडी कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना की भी सड़कों पर खूब हंगामा किया। उन्होंने नेशनल हाईवे को बंद कर वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सौभाग्य की बात है कि आरजेडी की नाराजगी बिहार सरकार से थी और उसकी सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ी। अक्सर राजनीतिक आंदोलनों में ऐसा ही होता है। राजनीतिक दल हम लोगों के नाम पर ही धरना प्रदर्शन और बंद का ऐलान करते हैं और हमारा ही रास्ता रोक देते हैं। ये सच्चाई है कि अब राजनीतिक बंद के नाम पर सड़कों पर हंगामा और जोर जबरदस्ती ही होती है। इसीलिए ऐसे आंदोलनों से कोई राजनीतिक फायदा भी नहीं होता, क्योंकि जबरदस्ती करके रास्ता जाम तो किया जा सकता है, लेकिन जनता का समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता जबरदस्ती से। बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले सीआरपीएफ ने कमर कसते हुए ड्रोन से भी पोलिंग बूथ पर नजर रखने की तैयारी की है। राज्य में पहले चरण में 30 सीटों पर सुबह से मतदान होगा, जिसके लिए सीआरपीएफ ने जमीन ही नहीं बल्कि आसमान में भी तैयारी की। पहले चरण में जहां मतदान होगा उनमें पश्चिम मेदिनीपुर की कुछ सीटें शामिल हैं, जिनके मतदान केंद्रों समेत दूसरे जिलों के पोलिंग बूथों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव को हिंसा मुक्त बनाने के लिए इस बार सीआरपीएफ जो पोलिंग बूथ हैं उनकी रखवाली ड्रोन कैमरों से करेगी। बंगाल चुनाव में हिंसा की आशंका की वजह से सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। सीआरपीएफ को उम्मीद है कि उसकी ये कोशिश कामयाब होगी और बंगाल चुनाव में कोई बवाल नहीं होगा। ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हो और कहीं से कोई हिंसा ना हो। बंगाल में हिंसा के दौरान बम के इस्तेमाल पर अहम अलर्ट जारी किया गया है और किसी भी खतरे से निपटने की खास रणनीति तैयार की गई है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पहली बार ऐसा हुआ है जब बड़ी संख्या में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती की गई है। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि राज्य में सुबह 7 बजे से होने वाले पहले चरण के चुनाव में 70,000 से ज्यादा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात होंगे, जिन पर विधानसभा की 30 सीटों पर होने वाले चुनाव की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि पहले चरण में जिन जिलों में मतदान होगा उनमें 5 जिले नक्सल प्रभावित हैं, लिहाजा उन जिलों में दूसरे राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी सभी मतदान केंद्रों पर मौजूद होंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद सीआरपीएफ की 224, बीएसएफ की 157 और दूसरे राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल की 50 कंपनियां तैनात होंगी। यही नहीं, पहले चरण के चुनाव के बाद राज्य में सुरक्षा बल के जवानों की तादाद और बढ़ाई जाएगी। सौभाग्य की एक बात यह कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक हिंसा का दौर शुरू हो गया था। बीजेपी समेत सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से आशंका जताई थी कि मतदान के दौरान भी हिंसा हो सकती है। वहां की पुलिस की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए जाते रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग ने वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बल के जवान तैनात करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल की पुलिस की ड्यूटी चुनाव में रहेगी, लेकिन उन्हें पोलिंग बूथ से 100 मीटर दूर ही तैनात करने का फैसला किया गया। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच आईआईएम अहमदाबाद में कुछ छात्रों की लापरवाही से वहां कोरोना विस्फोट हो गया। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि आईआईएम अहमदाबाद में अब तक एक टीचर और 40 छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इन सभी को कोरोना होने के पीछे 5 छात्रों की लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। असल में उन 5 छात्रों में 12 मार्च को कोरोना के कुछ लक्षण दिखे थे और 16 मार्च को जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्होंने अपनी जांच करवाई। जांच में 5 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन आरोप है कि उन्होंने किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं दी। इसके बाद वो 5 छात्र परीक्षा में बैठे और फिर उनसे बाकी छात्रों तक भी वायरस फैल गया। आईआईएम अहमदाबाद की तरह आईआईएम उदयपुर में कोरोना विस्फोट की खबर सामने आई। वहां अब तक एक टीचर और 27 छात्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में दूध से बने मिलावटी सामान के खिलाफ प्रशासन की मुहिम तेज हो गई, जिसकी एक तस्वीर गोरखपुर से भी सामने आई, जहां खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की एक टीम ने शहर में मौजूद मिठाई की कई दुकानों और गोदामों में छापा मारा। एक जगह तो उन्हें गंदगी का अंबार मिला। दूध से बने खोए और पनीर पर इतनी मक्खियां भिनभिनाती पाई गईं कि ऐसे सामान को खाकर किसी की भी सेहत बिगड़ना निश्चित है। कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने वहां रखे सभी बर्तनों को खोल कर देखा। उनमें रखे सामान के सैंपल भी लिए गए। मिलावटी सामान बेचते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बिजनौर से भी सामने आई। वहां एक मकान में नकली पाउडर से दूध बनाने का काम धड़ल्ले से जारी था, जिसके खिलाफ पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। नकली पाउडर मिलाकर दूध बना रहे थे जी, वो पकड़ लिया गया। वहां एक परिवार के 2 लोग एक ब्रांड के पैकेट में नकली दूध भरकर बेचने का अवैध कारोबार करते मिले। सौभाग्य की बात है कि हम सब त्योहार के मौके पर ही नहीं बल्कि पूरे साल मिलावटी चीजें ही खाते पीते हैं। सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि अनाज, दाल, तेल, मसाला सब में मिलावट है। 2 साल पहले खाने पीने के सामान में मिलावटखोरी की जांच करने वाली संस्था FSSAI ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि पूरे देश में 1/4 से ज्यादा खाद्य सामग्री मिलावटी है। ऐसे में सिर्फ त्योहार के समय नहीं बल्कि पूरे साल ऐसी छापेमारी जरूरी है ताकि मिलावटखोरों में कुछ तो डर पैदा हो।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों में चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी सुधारों की पैरवी करने वाली संस्था एडीआर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 5 राज्यों में चुनाव से इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने की मांग की गई। अदालत ने साफ कर दिया कि यह आदेश सिर्फ 1 अप्रैल से जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए है और ये सही है या गलत इस पर बाद में बहस हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई कंपनी या शख्स राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते और एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इसके जरिए निजी कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक नहीं लगेगी क्योंकि पहले भी कई चुनावों में इनका इस्तेमाल हो चुका है। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वहां के 300 से ज्यादा इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया। प्रशासन ने इन इलाकों को सील करते हुए वहां पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी और इन इलाकों को तेजी से सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया। नगर निगम के कर्मचारी सैनिटाइज करने वाली किट को पीठ पर टांग कर गलियों में दवा का छिड़काव करते दिखाई दिए। जिन जगहों पर कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है वहां के रास्तों को बांस की बल्लियों से बंद कर दिया गया। कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। गोमती नगर के नरही के इलाके में आप देखिए यहाँ सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसके साथ ही ऐसे हर इलाके में एक स्वास्थ्य कर्मी, एक नगर निगम के कर्मचारी और एक पुलिस वाले को तैनात कर दिया गया ताकि उन इलाकों पर नजर रखी जा सके और कोरोना को फैलने से रोका जा सके। संक्रमण का दर बढ़ा, ये ट्रैवलर्स बहुत भारी संख्या में जो आ रहे हैं, स्पेशली जहां पे संक्रमण ज्यादा है। लखनऊ नगर निगम की तरफ से लोगों को सतर्क करने के लिए वहां की कई दीवारों पर पर्चे भी लगाए गए जिनमें नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। सौभाग्य की एक बात यह कि हम लोगों ने अपनी लापरवाही से महामारी का संकट फिर 1 साल पहले जैसी हालत में पहुंचा दिया है। तब हम सबके लिए संकट नया था, समझने में वक्त लगा कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। 1 साल में हमको रट लेना चाहिए था कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी है। हमसे यह भी नहीं हो पाया। 1 साल पहले की तरह बाहर से आने वाले अब भी टेस्ट कराने के नाम पर चिपते फिर रहे हैं। यह हमारे निकम्मेपन का ही सबूत है कि लखनऊ में फिर से बांस बल्ली लगाकर महामारी फैलाने से रोकने की नौबत दोबारा शुरू हो चुकी। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के मामले में पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की दलील को खारिज करते हुए मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल से यूपी के बांदा की जेल में भेजने का आदेश दिया। यूपी में मुख्तार अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन पंजाब की जेल में बंद होने की वजह से उन मामलों में उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट को बताया था कि वो यूपी की जेल में नहीं जाना चाहता है क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है, जबकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए मुख्तार अंसारी यूपी नहीं आना चाहता। वहीं पंजाब सरकार ने उसकी तबीयत का हवाला देकर उसे यूपी न भेजने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अपील को ठुकरा दिया और मुख्तार अंसारी को 2 हफ्तों के अंदर यूपी की जेल में भेजने का आदेश दिया। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का ज्यादा टाइम दिया। अगर 1 दिन का भी देती तो हम उसी दिन इसको रिहा कर देते, जेल में ट्रांसफर कर देते। होली के मौके पर कोरोना मरीजों को बढ़ने से रोकने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में कुछ पुलिस वालों और समाज सेवियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। राज्य सरकार पहले ही कोरोना के खतरे को देखते हुए होली खेलने के लिए सभी तरह के आयोजनों पर रोक लगा चुकी है, जिसके बाद इन लोगों ने समाज में जागरूकता फैलाने का फैसला लिया। इसके लिए एक इलाके को चुना गया जिसकी कई गलियों में ये पुलिस वाले और समाज सेवी हाथों में पर्चे लेकर पहुंच गए। उन्होंने घूम घूम कर लोगों से अपील की कि वो महामारी से बचाव के लिए त्योहार पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का खास ख्याल रखें। एक दूसरे पे कलर नहीं डालने के लिए आग्रह कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये लोग न सिर्फ गली गली घूमे बल्कि कई घरों की घंटी बजाकर भी लोगों को बाहर बुलाया। उनसे होली पर रंगों से दूर रहने की गुजारिश की। उन लोगों ने भी जागरूकता फैलाने के लिए निकले इन पुलिस कर्मियों और समाज सेवियों की अपील पर गौर किया। सौभाग्य की बात है कि देश में महामारी की दूसरी लहर पहले ही डरा रही है। कोरोना की कोई दवा अब तक नहीं बनी है। उसे फैलने से रोकने का एक ही तरीका है कि मास्क और 2 गज की दूरी की अहमियत समझें। हमें बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि होली साल में एक ही बार आती है, एक दिन त्योहार मनाने से क्या बिगड़ जाएगा। हमारी ऐसी ही सोच हालात बिगाड़ सकती है। इसलिए होली के उमंग पर थोड़ा काबू रखना हमारी सेहत के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना का टीका लगवाने के बाद होने वाली मौतों के पीछे वैक्सीन की वजह नहीं होने का दावा किया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की AEFI कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में कोरोना का टीका लगवाने के बाद जिन 79 लोगों की मौत हुई है उसके लिए वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है।
AEFI स्वास्थ्य मंत्रालय की वो कमेटी है जो टीका लगवाने के बाद होने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी जुटाती है और उसकी रिपोर्ट में ज्यादातर मामलों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को इन मौतों के लिए जिम्मेदार बताया गया, जिनका संबंध पुरानी बीमारियों से था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी होने के करीब 16,000 केस सामने आए हैं, लेकिन इनमें 99% से ज्यादा मामलों में लोगों को बुखार, हाथ में सूजन और दर्द जैसे मामूली लक्षण ही थे, जबकि सिर्फ 273 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आई। ड्रग्स मामले में एनसीबी की टीम ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां के कुख्यात अपराधी फारूक बटाटा के बेटे और ड्रग सप्लायर शादाब बटाटा को गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि एनसीबी की टीम ने शादाब बटाटा को 2 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, साथ ही उसकी कई महंगी गाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। मुंबई के लोखंडवाला, वर्सोवा और मीरा रोड इलाके में हुई छापेमारी की इस कार्रवाई में एनसीबी ने उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि शादाब बटाटा मुंबई के ज्यादातर बार और बड़ी पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। यही नहीं, उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स कलेक्शन मामले से भी जुड़ चुका है। राजस्थान के कोटा में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई शुरू हो गई। कोटा को देश का कोचिंग हब कहा जाता है, जहां हर साल देश भर से लाखों छात्र तैयारी करने के लिए आते हैं। और इन छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए नियमों के साथ सभी कोचिंग सेंटर फिर खोल दिए गए। इसके लिए ज्यादातर संस्थानों में खास इंतजाम भी देखने को मिले। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें छात्र दूर दूर बैठकर पढ़ाई करते नजर आए। इसके अलावा मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया। सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराई जाती है, सबका मास्क लगाना कंपलसरी है। एक जगह तो टीचर छात्रों को सामने बैठाकर पढ़ाते दिखे, लेकिन वहां भी उनके बीच में प्लास्टिक की शीट लगा दी गई। क्लास शुरू होने से पहले हर कमरे को अच्छी तरह सैनिटाइज भी किया गया। छात्र भी इन इंतजामों से खुश नजर आए। क्लासेस में प्रॉपर अपना लेवल पता चलता है। इसके अलावा वहां छात्रों के इलाज समेत दूसरे जरूरी इंतजाम भी किए गए। सौभाग्य की एक बात यह कि कोरोना महामारी ने राजस्थान के कोटा शहर में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कोचिंग करने वाले छात्र छात्राओं का पूरा साल बर्बाद कर दिया। कोटा में कोचिंग सेंटर का बिजनेस करीब 1,500 करोड़ का है, वो भी चौपट हुआ। वहां प्राइवेट हॉस्टल और मेस चलाने वालों की रोजी रोटी भी संकट में थी, इसलिए कोचिंग सेंटर खुलने पर सबने राहत की सांस ली। हालांकि कोटा में कोरोना संकट बना हुआ है, लिहाजा थोड़ी भी लापरवाही हम सब पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसका ख्याल कोचिंग सेंटरों से जुड़े सभी लोगों को रखना ही होगा। पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए देश के कई राज्यों में सड़कों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सीमा पर सड़क बनाने वाला संगठन BRO देश के कई राज्यों में 272 सड़कों को बनाने में जुटा है और सर्दियों के मौसम में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सड़कें बनाने का काम काफी तेजी से किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 64, जम्मू कश्मीर में 61 तो लद्दाख में 43 रास्तों को बनाने का काम जारी है। इसी तरह उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी करीब 90 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी राज्यों मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी ऐसे 20 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। खबर है कि ज्यादातर ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जो पूरे साल इस्तेमाल में लाए जा सकेंगे। इन सड़कों के बन जाने से सेना अपने भारी भरकम साजो सामान के साथ आसानी से और कम वक्त में सीमा पर पहुंच सकेगी। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। पिछले 4 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कुछ दिन पहले ही 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत हरियाणा के करनाल में भी किसान संगठनों से जुड़े कई लोग रेल की पटरियों पर पहुंचे और वहां बैठकर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और जम्मू जाने वाली कई ट्रेनों पर असर पड़ा। कई यात्री घंटों तक करनाल के रेलवे स्टेशन पर फंसे रहे। करनाल की तरह रोहतक में भी हाईवे जैम कर किसानों ने प्रदर्शन किया। सड़क बंद होने की वजह से कई लोग पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ जाते नजर आए। हालांकि दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। इस बार उन्होंने दिल्ली कूच करने की वो गलती नहीं दोहराई जो 26 जनवरी के दिन की थी। 26 जनवरी को जिस तरह का उत्पात दिल्ली की सड़कों पर हुआ था, उस तरह की कोई आशंका फिलहाल नजर नहीं आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने नाचते गाते हुए कृषि सुधार कानूनों पर विरोध जताया। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर का एक हिस्सा पूरी तरह बंद रखा गया। सौभाग्य की बात यह कि किसान संगठनों को मालूम था कि भारत बंद से हम भारत के लोग ही मुसीबत झेलेंगे। होली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, महामारी के बीच त्योहार मनाना तो मुश्किल ही दिख रहा है, लेकिन होली पर हम में हर कोई अपने गांव, अपने परिवार के बीच रहना चाहता है। किसान संगठनों के भारत बंद की वजह से बहुत से लोग रास्ते में अटक गए। हालांकि किसानों ने एम्बुलेंस और दूसरी इमरजेंसी सेवा वाली गाड़ियों को नहीं रोका, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचा जो अपनों की खुशी या गम में शामिल होने के लिए घर से निकले और रास्ते में अटक गए।